तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो प्लान कर रहे हैं टू बाय देयर न्यू एडवेंचर मोटरसाइकिल, पर कंफ्यूजन है कि क्या हमें KTM एडवेंचर 390X मोटरसाइकिल लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बट डोंट वरी, आई एम हियर टू ब्रेक इट डाउन फॉर यू। तो अभी जो आपने क्लिप देखी है ना, ये मेरी रिसेंट लद्दाख राइड से थी और ये मोटरसाइकिल अभी तक 4000 किलोमीटर कवर कर चुकी है। लेकिन एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट और दे देता हूँ आपको। मेरे पास एक और KTM 390 एडवेंचर मोटरसाइकिल है जो मैंने 2020 में परचेज़ करी थी। लगभग 5 साल हो चुके हैं उस मोटरसाइकिल को। मैंने 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर उस मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल किया है और मल्टीपल कंट्रीज़ में उस मोटरसाइकिल को चलाया है। दैट मीन्स मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस है KTM मोटरसाइकिल्स के साथ। और कुछ दिन पहले जब मैंने अपने चैनल के ऊपर ये वाला वीडियो पोस्ट किया था ना, तो आप में से बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे कि अंकित, जब आपके पास ऑलरेडी एक KTM एडवेंचर 390 मोटरसाइकिल है तो आप दोबारा से KTM एडवेंचर 390 मोटरसाइकिल ही क्यों चूज कर रहे हो? दूसरे भी ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्या आप KTM फैन बॉय हो? नहीं, मैं KTM फैन बॉय नहीं हूँ। आई एम स्मार्ट एनफ और मुझे पता है कि मुझे अपना पैसा कौन सी मोटरसाइकिल में इन्वेस्ट करना है। अपार्ट फ्रॉम KTM ब्रांड नेम, दोनों मोटरसाइकिल्स के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। चलो एक एक करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम किसी भी मोटरसाइकिल को चूज़ करते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखते हैं उसका लुक्स कैसा है, क्योंकि वही सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होती है। देखने में अच्छी लग भी रही है या फिर बकवास है, उसके बाद देखेंगे उसकी स्पेक शीट कैसी है, तो उसमें क्या फीचर्स दे रखे हैं, उसके क्या प्राइजेज है। और अगर मैं इसको प्रीवियस जनरेशन KTM एडवेंचर 390 के साथ कंपेयर करूँ ना, तो प्रीवियस वाला जो मॉडल है वो भी बहुत अमेजिंग और बहुत अच्छा लगता है दिखने में, लेकिन वो प्रॉपर एक टूरिंग मोटरसाइकिल लगती है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब वो मोटरसाइकिल KTM ने लॉन्च की थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आपने इसका नाम एडवेंचर तो दिया पर इसका लुक एडवेंचर टाइप नहीं है। तो KTM ने इसके ऊपर वर्कआउट किया और हमें एक प्रॉपर एडवेंचर टूरिंग लुकिंग मोटरसाइकिल, मतलब पूरी एक प्रेजेंट करके हमारे सामने रख दी और आपके सामने मोटरसाइकिल आ चुकी है। देखो, डकार रैली का नाम आए और अगर KTM का उस जगह पर नाम ना आए ना, तो बड़ा बेईमानी सा लगता है। और KTM ने अपनी डकार रैली बाइक से इंस्पायर्ड होकर ना इस मोटरसाइकिल को डिज़ाइन किया है। आप लोग देख ही सकते हो, यहाँ पर इन्होंने अपराइट पोजीशन पे मडगार्ड दे दिया जो पहले नहीं दिया हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट, इन्होंने जो अपनी हेडलाइट्स का भी डिज़ाइन किया है, एक्चुअली में पहली वाली जो हेडलाइट्स है ना, उसके कंपेरेटिव ये वाली हेडलाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बड़ी विंडशील्ड दे दी है, साथ में इसका बहुत स्लीक डिज़ाइन दे दिया मोटरसाइकिल का, बहुत नैरो लगती है, बहुत लाइट वेट ये मोटरसाइकिल फील होती है। और इस मोटरसाइकिल का रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है। जब आप इस मोटरसाइकिल को रोड पे लेके निकलते हो ना, तो लोग एक्चुअली पलट पलट के इस मोटरसाइकिल को देखते हैं। और अगर आप कहीं पर पेट्रोल भरवा रहे हो, कहीं पर ढाबे पे रुक गए, रेस्टोरेंट पे रुक गए और लोग इसका प्राइस पूछते हैं ना, तो वो खुद ही बोलते हैं भैया 6-7 लाख रुपए की तो होगी। जब लोग प्राइस ज़्यादा बताते हैं ना, तब एक्चुअली फील होता है कि यार आपने बिल्कुल सही इन्वेस्टमेंट कर दिया सही मोटरसाइकिल के ऊपर। सो इस मोटरसाइकिल में आपको वो फीचर्स मिलते हैं जो इसी सेगमेंट की दूसरी मोटरसाइकिल्स में आपको नहीं मिलते, जैसे क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्नरिंग ABS, 3 डिफरेंट राइड मोड्स, स्ट्रीट, रेन और ऑफ रोड, और मेरा फेवरेट क्रूज कंट्रोल। मेरा जो प्रीवियस जन KTM 390 एडवेंचर मोटरसाइकिल है उसमें ये सारे फीचर थे और अभी तक मैं वो सारे फीचर यूज़ कर भी रहा था और करता भी रहूँगा। लेकिन एक फीचर जो इस मोटरसाइकिल में कंपनी ने ऐड ऑन किया है वो है इसका क्रूज कंट्रोल। एंड ट्रस्ट मी, मैंने इसका क्रूज कंट्रोल बहुत अच्छी तरह से और बहुत सही जगह पर यूज़ किया है। एंड जो काफ़ी लोग होंगे ना जो कहेंगे यार क्रूज कंट्रोल की इतनी ज़रूरत नहीं है, बिलीव मी, आपने कभी क्रूज़ कंट्रोल को चलाया नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ जिस समय भी आप करने लग जाओगे ना, आपको उसकी हैबिट हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा क्रूज़ कंट्रोल के बिना हाईवे पे राइड करना मेरे लिए बहुत इजी होगा, क्योंकि यूजुअली मेरे को अगर किसी डिस्टेंस को कवर करना होता है, जैसे ही मैं दिल्ली से जम्मू गया तो मेरे 12 घंटे अगर मुझे डिस्टेंस लगता था, तो क्रूज़ कंट्रोल के होने के बाद ना वही डिस्टेंस मेरा 11 घंटे हो जाता है। ऐसा नहीं कि मेरी स्पीड तेज़ हो जाती है, बस इसलिए कि मेरे ब्रेक जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। ये जो राइट हैंड है ना अपना, ये बार बार अगर मैं अगर मैं राइट हैंड अगर मैं बाइक चला रहा हूँ और इसको मैं कॉन्टीन्यूसली मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा एक कांस्टेंट स्पीड में। लेकिन एक बार अगर इसका क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट कर दिया तो आपको एक्सेलरेशन बस छोड़ दो, ऐसे आप एक्सेलरेशन आपकी बाइक कॉन्टीन्यूसली मूव करती रहेगी। तो अगर आपने उसको जिस भी स्पीड पे सेट कर रखा है, 80 पे, 90 पे, 100 पे, 110 पे, और सबसे बड़ी बात कि आपकी बॉडी पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं आता जब आप बाइक राइड करते हो, क्योंकि ऐसे कॉन्टीन्यूसली हाथ ऐसे रखने में ना आपके ऑब्वियसली यार हाथों में, आपके शोल्डर में, आपकी नेक में पेन होने लग जाता है एक टाइम के बाद। तो अब बात कर लेते हैं मोटरसाइकिल के ट्रैक्शन कंट्रोल की। देखो, मैं आपको ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सपोज आप बाइक चला रहे हो और बारिश में आप बाइक चला रहे हो और आपकी
मोटरसाइकिल का जो है वो ट्रैक्शन नहीं बन पा रहा, वो भी इंजन स्पीड की वजह से। तो आपके मोटरसाइकिल के अंदर एक स्पीड सेंसर होता है जिसकी वजह से आपका फ्रंट टायर और रियर टायर ना मैच करता है स्पीड को। अगर सपोज आपका रियर टायर की स्पीड ज़्यादा जल्दी स्पिन हो रही है कंपेयर टू आपके फ्रंट वाले टायर से, तो आपका जो इंजन है वो पावर को कट कर देता है और आपके फ्रंट और रियर टायर की स्पीड को मैच कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो रियर टायर है ना वो स्किड नहीं होता और ट्रैक्शन बना के रखता है। ये बहुत ज़्यादा काम आता है जब आप बारिश में बाइक चला रहे होते हो और जब आप किसी स्लश या ऐसी कोई सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पर आपको ट्रैक्शन बनाने की ज़रूरत है आपके टायर्स की। तो ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आपको इस मोटरसाइकिल में क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलता है। प्रीवियस जन KTM एडवेंचर 390 में क्विक शिफ्टर दिया हुआ था, लेकिन फ्रैंकली बताऊं मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। या फिर आप प्रीवियस किसी भी KTM एडवेंचर 390 ओनर से पूछोगे ना तो वो भी बोलेंगे कि क्विक शिफ्टर वो इतना अच्छा और स्मूथली काम नहीं करता था। ये बाइक लेने से पहले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बोला था कि अंकित, इस मोटरसाइकिल का क्विक शिफ्टर इतना ज़्यादा स्मूथ है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कोई 1200 सीसी की मोटरसाइकिल चला रहे हो, क्योंकि इतना स्मूथ क्विक शिफ्टर आपको उन्हीं मोटरसाइकिल्स में देखने को मिलता है। सच बता रहा हूँ, मुझे उस समय लगा था कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक KTM 390 एडवेंचर मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, तो मेरा एक प्रोस्पेक्टिव वही था कि नहीं यार। लेकिन कंपनी ने इतना अच्छा काम किया है कि अब मुझे धीरे धीरे दोबारा से क्विक शिफ्टर यूज़ करने की आदत सी हो रही है। तो एक काम करता हूँ, आपको क्विक शिफ्टर के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सो इस मोटरसाइकिल में ना आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है और उसके अंदर क्या होता है कि आप जब भी अपनी गियर चेंज करते हो, यहाँ पर एक्चुअली एक सेंसर होता है। बहुत डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे आपको इस टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे। बट बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर में क्या होता है कि आप अपनी गियर चेंज कर सकते हो बिना क्लच दबाए, और अपनी जो एक्सेलरेशन है इसको आप एक कांस्टेंट स्पीड पे रखोगे, आप अपनी गियर चेंज कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, आपको अपनी क्लच प्रेस करनी पड़ती है, आपको अपनी एक्सेलरेशन कम करनी होती है और तब जाके आप अपनी गियर्स जो है वो चेंज करते हो। लेकिन बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर में क्या होता है, अब बाई डायरेक्शनल क्या होता है, बाई डायरेक्शनल में आप ऊपर भी चेंज कर सकते हो बिना क्लच दबाए और नीचे भी चेंज कर सकते हो बिना क्लच का यूज़ करे और बिना अपनी एक्सेलरेशन कम करे। यूजुअली ये जो फीचर्स होता है ना, ये स्पोर्ट्स बाइक में या फिर रेसिंग बाइक्स में होता है, क्योंकि एक टाइम लिमिट होता है, आपको अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंचना होता है एक पॉइंट पे। ये क्विक शिफ्टर आपको सिटीज़ में इतना काम नहीं करता, ट्रैफिक में इतना काम नहीं करता, लेकिन ये क्विक शिफ्टर आपका हाईवेज पे बहुत ज़्यादा काम करता है जब आप अपना लॉन्ग टूरिंग पे निकलते हो। एक्सेलरेशन कम करने की ज़रूरत नहीं है, क्लच प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, अपना गियर चेंज करो, अप डाउन करो एंड आपकी राइड बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती रहेगी। जब मैंने अपनी मोटरसाइकिल बुक करी थी ना, तो मैं उसमें ऑलरेडी ये फीचर के बारे में बता चुका हूँ, जो कि है 3 डिफरेंट राइड मोड। पहला है इसके अंदर स्ट्रीट मोड, जो यूजुअली जब हम हाईवे पे चलते हैं, स्ट्रीट्स पे चलते हैं, तो यूजुअली आप स्ट्रीट मोड लगाते हो और यही वो मोड है जिसमें आपको मोटरसाइकिल का बिल्कुल रॉ पावर देखने को मिलता है। जब आप ऑफ रोड ट्रेल्स पे मोटरसाइकिल को लेके जाते हो तो आप ऑफ रोड मोड एक्टिवेट कर सकते हो। उसमें आप फिर अपना जो आपका रियर टायर है ना, उसका ABS ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी मोटरसाइकिल में मतलब स्किड विड सब कुछ करना चाहो तो वो सब कुछ कर सकते हो। और तीसरा होता है इसका रेन मोड। तो रेन मोड लगाते ही आपकी मोटरसाइकिल की जो रॉ पावर है वो कट जाती है और मोटरसाइकिल को इंजन ECU उतनी पावर देता है ताकि आपकी मोटरसाइकिल का ट्रैक्शन ना बिगड़े, आपकी मोटरसाइकिल आपके कंट्रोल में रहे। तो ये एक फीचर है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो स्ट्रीट, रेन और ऑफ रोड। और ये वो फीचर था तो अपनी ओल्ड जन KTM 390 एडवेंचर में मिसिंग था और अभी ये KTM एडवेंचर 390 जो 2025 वर्जन आ गया उसमें आ चुका है। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की, जो कि है सीट हाइट। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन है कि हमारी हाइट छोटी है एंड पता नहीं हम इस मोटरसाइकिल को कंफर्टेबली चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरी हाइट है 5'10" और मेरी जो प्रीवियस जन KTM एडवेंचर 390 है उसकी सीट हाइट है 855 mm। उस पर भी मेरा पैर बहुत ईजिली जाता है, मुझे आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और इस मोटरसाइकिल की जो सीट हाइट है वो है 825 mm, मतलब 30 mm कम हो गया। दैट मीन्स कि मैं जब ऑफ रोड पे इस मोटरसाइकिल को लेके जाऊंगा या फिर मैं ट्रैफिक में चलाता हूं तो मेरा पैर बहुत ईजिली नीचे लग जाता है और दोनों पैर मेरे ग्राउंडेड रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपकी हाइट 5'6" या 5'7" है तब भी आप इस मोटरसाइकिल को बहुत ईजिली बैठ के चला सकते हो और ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। आपने मेरी कैलाश मानसरोवर की राइड देखी होगी, उसमें मेरा जो फ्रेंड गया था मिश्रा, उसकी हाइट है 5'7" और यही मोटरसाइकिल वो लेके गया था KTM 390 एडवेंचर X और उसने जिस टेरेंस के ऊपर 5'7" हाइट होने के बावजूद निकाली थी बड़े बड़े पत्थरों पे, तो मैं उसी समय मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरी नेक्स्ट मोटरसाइकिल जो होगी वो 390 X ही होने वाली है, क्योंकि अगर 5'7" का बंदा इतना ईजिली निकाल
निकाल पा रहा है, दैट मीन्स कि मोटरसाइकिल का हैंडलिंग और उसका जो कंफर्ट है वो बहुत सही है। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि सीट बहुत ज़्यादा नैरो है, क्या आपका बम पेन होता है, आपके बैक में पेन होता है? तो मैं बोलूँगा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो चुका हूँ लॉन्ग टूरिंग करने की, 25-25, 30-30 हज़ार किलोमीटर की तो मैं राइड कर ही रहा हूँ और मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा। स्टार्टिंग में मुझे फील हुआ था कि इस मोटरसाइकिल की सीट बहुत ज़्यादा नैरो है, लेकिन जब मैंने आधा पौना घंटा इस मोटरसाइकिल को चलाया ना, मेरे माइंड से वो चीज़ निकल ही गई कि ये बहुत ज़्यादा सीट नैरो है। बट ये कोई पॉइंट नहीं है इस मोटरसाइकिल को चूज़ करना या ना करना, क्योंकि आप सीट्स कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो। और मैं देख भी रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो है सीट्स को जो है वो मॉडिफाई कर रहे हैं और ये मोटरसाइकिल एक्चुअली आपको बिल्कुल अपराइट पोजीशन देती है और मोटरसाइकिल ऐसा फील देती है कि आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हो, मोटरसाइकिल आपके ऊपर नहीं बैठी, जिस हिसाब से इसका स्टांस है। एक और फीचर जो इस मोटरसाइकिल में मुझे ज़्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू मेरी प्रीवियस जन KTM एडवेंचर 390 से, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। अभी जो मेरी रिसेंट कैलाश मानसरोवर की राइड हुई थी उसमें हमें बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से अपनी मोटरसाइकिल को लेके जाना था। मेरी मोटरसाइकिल ने मुझे आज तक कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिया था, क्योंकि मैं यूजुअली अकेला राइड करता था। बड़े बड़े पत्थरों का भी सामना करना होता था तो मुझे कभी ऐसा लगता नहीं था कि यार प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ऐसा इशू हो रहा है। लेकिन जब मेरे साथ KTM एडवेंचर 390X साथ में चल रही थी और मैं देख रहा था कि मेरी बाइक नीचे से टच हो रही है बार बार और ये मोटरसाइकिल उसी बड़े बड़े पत्थरों से आराम से निकल रही है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ था कि ग्राउंड क्लियरेंस मेरी मोटरसाइकिल का बहुत कम है। तो मोटरसाइकिल के नीचे बाइक लगती थी और वो ऑफ रोड सिचुएशन में बहुत रिस्की हो जाता है। लेकिन इस मोटरसाइकिल के साथ मुझे एज सच कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया था उस राइड पे भी, क्योंकि मैंने भी इस मोटरसाइकिल को बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर से निकाला था और मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट तभी हो गया था। और अभी लद्दाख की जो मैं राइड करके आया हूँ, मुझे पता था यार जितने बड़े बड़े पत्थर आ जाए ये मोटरसाइकिल को कहीं से भी नीचे से डैमेज नहीं होगा। और बहुत सरप्राइजिंगली, आई डोंट नो KTM ने कैसे किया ये, कि इसका सीट हाइट तो कम कर दिया, आपको 825 mm दे दिया, साथ में इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी उठा दिया, 227 mm कर दिया, जबकि पहले वाले में 855 mm की सीट हाइट थी और नीचे ग्राउंड क्लियरेंस आपको 200 mm का मिलता था। तो इसके लिए भी मेरी प्रेफरेंस KTM एडवेंचर 390X ही थी। साथ में अगर इस मोटरसाइकिल के इंजन की बात करूं तो अभी प्रीवियस जन KTM एडवेंचर 390 में 373 सीसी का इंजन था और इस मोटरसाइकिल में आपको मिलता है 399 सीसी का LC4C इंजन। जो पहले वाला एडवेंचर मोटरसाइकिल है वो प्रोड्यूस करता था 44 bhp 39 Nm का टॉर्क, ये करता है 46 bhp और 40 Nm का टॉर्क। तो पावर भी बड़ी है, टॉर्क भी बड़ी है, जो डेफिनेटली फील होता है जब आप इस मोटरसाइकिल को चलाते हो। और साथ में इसका जो सीटिंग पोस्चर और जब आप इसका कॉकपिट देखते हो ना, मैं इसको कॉकपिट ही बोलूँगा क्योंकि ऐसा एक्चुअली लगता है कि यार एरोप्लेन का कॉकपिट है। यहाँ पर एक स्क्रीन लगी है, यहाँ पर भी मैंने एक एक्सटर्नल स्क्रीन लगाई है और दोनों जब कलरफुल TFT ऑन होते हैं ना तो ये बहुत खूबसूरत लुक देता है। आपने भी नोट किया होगा कि बाइक का अपीयरेंस जो है फ्रंट वाले एंगल से, गोप्रो के एंगल से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि अंकित भाई ऐसा क्या KTM ने कर दिया कि सारे पॉजिटिव्स ही गिनवा दिए, आपने कुछ नेगेटिव्स बताए नहीं इस मोटरसाइकिल के। तो चलो 2 नेगेटिव्स आपको बता देता हूँ। पहला, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इस मोटरसाइकिल में वाइब्रेशंस है। डेफिनेटली इस मोटरसाइकिल में वाइब्रेशंस फील होते हैं जब आप नई मोटरसाइकिल लेके निकलते हो। ऑब्वियसली 46 bhp आपको सिंगल सिलेंडर इंजन दे रहा है। इसका कंप्रेशन रेशियो जो है यार काफ़ी हाई है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल वाइब्रेट करती है, खासकर फुट पैक से। और वो धीरे धीरे ओवर द टाइम, मुझे पता है क्योंकि मैं KTM एडवेंचर प्रीवियस वर्जन भी चला चुका हूँ, तो धीरे धीरे टाइम टू टाइम जब आप मोटरसाइकिल की सर्विस करवाओगे आपकी मोटरसाइकिल की वाइब्रेशंस कम होती जाएगी। जब आप टेस्ट राइड व्हीकल चलाते हो ना, जिसकी अभी पहली सर्विस नहीं हुई, तब आप फील करोगे आपकी मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस हो रही होंगी। लेकिन जब आप अपनी मोटरसाइकिल की फर्स्ट सर्विस करवा लोगे तो आपकी मोटरसाइकिल की वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक, बोलूँगा 60% रिड्यूस हो जाएंगी, जो मेरी मोटरसाइकिल में भी हुआ है। दूसरा, इसके अंदर जो मुझे कमी लगी, इसके ब्रेक पैड्स। KTM ने इसके अंदर फ्रंट में नॉर्मल वाले ब्रेक पैड्स दिए हैं। मुझे लगा था कि KTM ने इसके अंदर सिंटेड ब्रेक पैड्स दिए हैं जिनकी लाइफ अच्छी खासी होती है, लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर चल जाते हैं। लेकिन इसके अंदर नॉर्मल वाले ब्रेक पैड्स दिए हैं जिनकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 500-600 रुपये है, जो मुझे लगता है कि वैसे तो ये कोई पॉइंट नहीं है कि आप इस मोटरसाइकिल को चूज़ ना करो, क्योंकि वो भी एक एक्स्ट्रा पार्ट ही है, आप अपनी मोटरसाइकिल में रिप्लेस करवा सकते हो। जो मैं अपनी जो मेरी राइड स्टार्ट होगी तो वो नेक्स्ट राइड जाने से पहले वो वाले सिंटेड ब्रेक पैड जो है मैं अपनी मोटरसाइकिल में इंस्टॉल करवा लूँगा। और मैं आपको 100%, 1000%, 1,00,000% रिकमेंड करूँगा गाइस कि नॉर्मल वाले ब्रेक पैड स्टार्टिंग में आप चला लो, 2000, 3000, 4000 किलोमीटर जितना भी चलता है, उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल में सिंटेड ब्रेक पैड्स ही लगवाना, क्योंकि ये मोटरसाइकिल बहुत पावर देती है, रॉ पावर देती है। और एक ही चीज़ है जो इस मोटरसाइकिल को रोक सकती है और आपकी जान बचा सकती है, वो है ब्रेक।
ब्रेक पैड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लाइफ सेवर प्रोडक्ट होता है। थोड़े महंगे ज़रूर होते हैं, 2000-2500 के आसपास आते हैं, पर आप अपनी मोटरसाइकिल में सिंटेड ब्रेक पैड, खासकर फ्रंट में, रेयर में आप नॉर्मल वाले यूज़ करते हो कोई इशू नहीं है, लेकिन फ्रंट में हमेशा सिंटेड ब्रेक पैड्स ही यूज़ करना। KTM के भी सिंटेड ब्रेक पैड्स आते हैं, दूसरी अलग अलग कंपनीज़ भी है जिनके सिंटेड ब्रेक पैड्स आते हैं। तो इस मोटरसाइकिल में नॉर्मल वाले हैं, लेकिन अब जब मेरी नेक्स्ट राइड स्टार्ट होगी मैं इसमें सिंटेड ब्रेक पैड्स लगवा दूंगा। फीचर तो बता दिए, पॉजिटिव भी बता दिए, नेगेटिव भी बता दिए, लेकिन भैया पैसा तो बताए नहीं कितने का है ये गाड़ी। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मोटरसाइकिल है खाली 3,03,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस, विच इज़ अनबिलीवेबल। अनबिलीवेबल वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने 2020 में अपनी KTM एडवेंचर 390 मोटरसाइकिल ली थी तो उसका प्राइस था 2,99,000 रुपीज़ एक्स शोरूम, 5 साल पहले। और उस मोटरसाइकिल में वो सारे फीचर्स नहीं थे जो इस मोटरसाइकिल में 5 साल के बाद कंपनी दे रही है। और 5 साल में वो मोटरसाइकिल का प्राइस बढ़ते बढ़ते मेरे ख्याल से 3,24,000 या 3,25,000 रुपये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो प्राइस हो चुका था। लेकिन 5 साल के बाद देखो इन्फ्लेशन होती है, मोटरसाइकिल का प्राइस बढ़ना चाहिए, लेकिन कंपनी ने प्राइस तो कम कर दिए, साथ में फीचर्स भी बढ़ा दिए। तो ये कमाल का काम कर दिया है KTM ने। सो यही था मेरा एक ओवरऑल इस मोटरसाइकिल के बारे में रिव्यू। आई नो आप में से बहुत सारे लोग अभी इस मोटरसाइकिल के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और भी, लेकिन अभी जितना मैं इस मोटरसाइकिल को समझ पाया हूँ 4000 किलोमीटर चलाने के बाद, तो वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी और अब आपको पता लग गया होगा कि क्यों मैंने इस मोटरसाइकिल को चूज़ किया कंपेरेटिव जो दूसरे अदर ब्रांड से, और क्या इस मोटरसाइकिल को आप लोगों को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले यही आप लोगों का क्वेश्चन आता है और मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगा। इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस मोटरसाइकिल को ओन करता हूँ, अगर मुझे इस मोटरसाइकिल में ऐसी कुछ कमियां लग रही होती ना तो मैं आपको डेफिनेटली कहता कि नहीं यार रुक जाओ, थोड़ा टाइम रुको। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप देख रहे हो मैंने अपनी मोटरसाइकिल में काफ़ी एक्सेसरीज लगवा रखी है, इसके ऊपर मैं वैसे तो डेडिकेटेड वीडियोज़ बना चुका हूँ। चाहे मैंने इसके अंदर फॉग लाइट लगवाई हैं, मैंने इसके अंदर राइनॉक्स के हैंड गार्ड्स लगवाए हैं, मैंने इसके अंदर ऑटो इंजीना के सारे जितनी भी एक्सेसरीज लगाई हैं, मैंने इसका टॉप बॉक्स लगवाया, मैंने पैनियर्स लगवाए हैं। क्या वो लद्दाख में कंफर्टेबल था? क्या मैं उसको ऑफ रोड में रिकमेंड करूँगा? क्या मैंने इसकी बैश प्लेट चेंज करवा के ठीक किया जो KTM इसकी बैश प्लेट देती है? बहुत सारे आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे इस मोटरसाइकिल की एक्सेसरीज से रिलेटेड। तो अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं डेफिनेटली आपके लिए एक प्रॉपरली वीडियो बना दूंगा, एक प्रॉपर रिव्यू वीडियो। मोटरसाइकिल का रिव्यू वीडियो नहीं होगा, वो होगा पूरी एक्सेसरीज का रिव्यू वीडियो कि क्या क्या मैंने अपनी मोटरसाइकिल में एक्सेसरीज लगवाई हैं और क्या मैं उन चीज़ों से सेटिस्फाइड हूँ, क्या मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आपका भी जो इस मोटरसाइकिल के बारे में ओपिनियन है ना, मैं डेफिनेटली सुनना चाहूँगा। चाहे आप इस मोटरसाइकिल के ओनर हो, चाहे आप प्रीवियस KTM एडवेंचर 390 ओन करते हो, या फिर आप दूसरे ब्रांड की मोटरसाइकिल ओन करते हो, क्या आपका मानना है। सो अगर किसी भी रीज़न से अगर आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आपको पता है क्या करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ, दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।